नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आपको एक बात पर अक्सर और बार बार हैरानी जरूर होती होगी। कभी तो आप सोचते होंगे कि जब भारतीय सेना के जांबाज रणबांकुरों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थीं, उसके तमाम रणनीतिक एयरबेस और वायुसेना के ठिकाने तबाह कर दिए थे और पाकिस्तान घुटनों के बल आकर सीज फायर के लिए गुहार लगाने लगा था, तो ठीक उसी समय पाकिस्तान में जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा था? वहां की जनता मिठाइयां क्यों बांट रही थी? और वहां का सैन्य तानाशाह जनरल आसिम मुनीर खुद को विजेता घोषित करके प्रमोशन पा रहा था। आखिर कैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह भ्रामक नैरेटिव सफलतापूर्वक फैला दिया गया था कि पाकिस्तान ने भारत के सारे विमान गिरा दिए और भारत के भीतर भी कुछ जयचंद सबूत मांगने लगे। इसी तरह पिछले दिनों जब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के धरने की आड़ में जंतर मंतर पर 3000 से ज्यादा पेशेवर अपराधियों और उपद्रवियों का जमावड़ा लगा, जिन्होंने जी भरकर दिल्ली की सड़कों पर हिंसा, तोड़फोड़ और गाली गलौज की, जबकि दूसरी तरफ मोदी सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की भनक लगते ही सजगता दिखाते हुए तुरंत परीक्षा रद्द की, कुछ ही हफ्तों में सफलतापूर्वक री एग्जामिनेशन करवाया, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया, संसद में पेपर लीक के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कानून लेकर आए और यहां तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक करवा लिया। फिर भी देश और दुनिया भर के मीडिया में नरेंद्र मोदी सरकार को छात्र विरोधी और युवा विरोधी साबित करने का झूठा नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता रहा। सोचिए, एक तरफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां आधिकारिक आंकड़ों के साथ चीख चीख कर कह रही हैं कि समूचे विश्व में मंदी और युद्ध के माहौल के बावजूद भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई जीडीपी है, लेकिन दूसरी तरफ देश के भीतर कुछ टूल किट गैंग्स लगातार यह भ्रम फैलाने में कामयाब हो जाते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था मर चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के दबाव में आते हैं, न रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद करते हैं और न ही अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलने को तैयार होते हैं। फिर भी विपक्षी इकोसिस्टम यह शोर मचाने में कैसे सफल हो जाता है कि मोदी ट्रंप से डर गए हैं, और तो और संसद के भीतर अशोभनीय भाषा, हुड़दंग और अभद्र व्यवहार के लिए कुख्यात चंद विपक्षी नेता और उनके सहयोगी सालों से लगातार संसद को मछली बाजार बनाकर सदन की कार्रवाई ठप रखते हैं और बाहर आकर कैमरों के सामने रोते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ऐतिहासिक और अभूतपूर्व काम करने तथा देश को नई दशा और दिशा देने के बावजूद नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अक्सर रक्षात्मक मुद्रा यानी बैकफुट पर आ जाती है और उल्टे उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ती है? ये तो मात्र 3-4 उदाहरण हैं। यदि मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्षों की समीक्षा करें तो नोटबंदी, कृषि सुधार कानून, एनआरसी, सीएए, एसआईआर से लेकर सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे उदाहरण निकाले जा सकते हैं। अगर हम इन सभी घटनाक्रमों की गहराई में जाएं और निष्पक्ष होकर चिंतन करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर और खुद भारत सरकार के प्रशासनिक स्तर पर, तीनों की सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे बड़ी कमजोरी बल्कि जानलेवा बीमारी निकलकर सामने आती है, और वह कमजोरी है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और नैरेटिव युद्ध यानी नैरेटिव वॉरफेयर में बुरी तरह पिछड़ जाना। यह कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी घातक बीमारी है जो सरकार की 1000 बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियां और सैन्य विजय को भी मिनटों में राजनीतिक हार में तब्दील कर देती है। आइए इस कमजोरी को एक एक कर तीनों स्तर पर समझते हैं। पहला स्तर है भारतीय जनता पार्टी का
आईटी सेल और पार्टी का सोशल मीडिया ढांचा। पार्टी के जिस आईटी सेल को कभी 2014 में सोशल मीडिया की नई क्रांति माना जाता था, वह आज पूरी तरह आउटडेटेड, थकी हुई और सिर्फ पारंपरिक ट्रोलिंग व घिसे पिटे बयानों तक सीमित होकर रह गई है। बीजेपी का सोशल मीडिया सेल आज की जेन जेड यानी 18 से 25 साल की नई युवा पीढ़ी की भाषा, उनके मीम्स, उनके ट्रेंड्स और उनके सोचने के तरीके को समझने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। जब विपक्षी टूल किट गैंग एआई मॉडल्स, इंस्टाग्राम रील्स और नैरेटिव मैनिपुलेशन के जरिए नया झूठ गढ़ता है, तो बीजेपी का आईटी सेल अगले 24 घंटों तक केवल रक्षात्मक बयानबाजी करता रहता है और तब तक झूठ पूरे देश में फैल चुका होता है। दूसरा स्तर है सरकार का आधिकारिक सूचना एवं प्रसारण ढांचा, यानी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार के पास आज भी कोई ऐसा रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, जो सोशल मीडिया पर अचानक खड़े किए जाने वाले बखेड़े, जैसे कि सीजेपी आंदोलन या पेपर लीक संबंधी अफवाहों की सूचना समय रहते पीएमओ या गृह मंत्रालय को दे सके। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का पुराना फैक्ट चेक मॉडल इतना धीमा और पारंपरिक है कि जब तक सरकारी फैक्ट चेक आता है, तब तक प्रोपेगेंडा वीडियोस को करोड़ों व्यूज मिल चुके होते हैं। सरकार अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं और कूटनीतिक जीत का प्रचार भी केवल उबाऊ सरकारी विज्ञापनों वाली भाषा से करती है, जिसे आज का स्मार्ट युवा 1 सेकंड में स्क्रॉल कर देता है। वैसे यह केवल किसी एक सरकार की चुनौती नहीं है। 21वीं सदी में लगभग हर लोकतांत्रिक सरकार सूचना युद्ध और डिजिटल नैरेटिव की चुनौती का सामना कर रही है। हालांकि भारत में यह चुनौती अलग रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भयंकर भूल और सबसे कमजोर नस का एहसास अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी संगठन और सरकार को अच्छी तरह हो चुका है। सीजेपी आंदोलन के दौरान जब यह नैरेटिव हद से आगे बढ़ने लगा, तो पीएम मोदी ने खुद कमान संभालते हुए इतिहास रच दिया। मोदी ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से देर रात सीधे देश के छात्रों और युवाओं से बात करते हुए एक दिल छू देने वाली वीडियो रील पब्लिश की, जिसने 24 घंटे के भीतर 350 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करके दुनिया के सारे डिजिटल रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने सीधे युवाओं के दिल से संवाद किया, जिसके बाद रातों रात इंस्टाग्राम पर पार्टी नैरेटिव पूरी तरह पलट गया और लाखों युवाओं ने मोदी जी के समर्थन में रील्स बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तुरंत अपनी पूरी कैबिनेट और बीजेपी के बड़े मंत्रियों की इमरजेंसी क्लास लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अब पारंपरिक भाषाओं और जनसभाओं का दौर खत्म हो चुका है। हर मंत्री और सांसद को छात्रों, जिम जाने वाले युवाओं, पॉडकास्टर्स और एआई संचालित जनसंवाद के जरिए जेन जेड की भाषा में सीधे जुड़ना होगा। सरकारी स्तर पर भी अब एक हाईटेक डिजिटल वॉर रूम और 24x7 नैरेटिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म खड़ा किया जा रहा है, ताकि दुश्मन के किसी भी प्रोपेगेंडा को बनने से पहले ही हवा में नेस्तनाबूद किया जा सके। क्योंकि समय ने मोदी और उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को भी यह सबक अच्छी तरह सिखा दिया है कि आज युद्ध सिर्फ सीमाओं पर बंदूकों और मिसाइलों से नहीं जीता जाता। 21वीं सदी का सबसे खतरनाक युद्ध जनता के स्मार्टफोन्स और उनकी सोच पर लड़ा जाता है। अगर भारत को एक अखंड और आत्मनिर्भर महाशक्ति बने रहना है, तो देश की सुरक्षा के साथ साथ डिजिटल नैरेटिव के मैदान में भी दुश्मन को उसी की भाषा में धूल चटाना ही होगा। वैसे मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी की इस सोशल मीडिया नैरेटिव वाली कमजोरी के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या राय और एनालिसिस है? आपके हिसाब से 21वीं सदी में किसी सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेना, अर्थव्यवस्था, कानून, या फिर जनता तक समय पर और प्रभावी ढंग से अपनी बात पहुंचाने की क्षमता? और क्या आपको भी लगता है कि सरकार को टूल किट गैंग के खिलाफ और अधिक आक्रामक डिजिटल नीति अपनानी चाहिए? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म।